हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं पायल सिंह और आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसे यूरोपियन वॉर या फिर द ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पड़ा। चैप्टर में हम कॉजेज डिस्कस करेंगे, साराइवो क्राइसिस, रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द वॉर। The First World War began on 28th July 1914 and it lasted till November 1918. 4 साल तक लंबा चलने वाला ये युद्ध था। It was fought between two groups. 2 ग्रुप्स थे, Allied Powers and the Central Powers. Allied Powers में ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया थे और उनकी allies थी। Central Powers में जर्मनी, ऑस्ट्रिया and their allies. Now to understand the location of these countries, मैप के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। ये समझना जरूरी है कि how they were located. Germany was the central power, Austria Hungary was the central power और नीचे है Ottoman Empire, ये है आपका central power। अब आते हैं Allied powers पे। United Kingdom, फ्रांस, रशिया, सर्बिया, ये हो गए आपके Allied powers। Let me write A over here. These are all the Allied powers और ये हो गए आपके central powers। Now the war was fought on 2 front, Western front and ईस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी वॉज फाइटिंग विद द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फ्रांस और ईस्टर्न फ्रंट पे द वॉर वॉज गोइंग ऑन विद द रशियन फोर्सेस। सो 2 फ्रंट पे वॉर हो रहा था। नाउ द आउटब्रेक ऑफ द वॉर वॉज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिकल टेंशन दैट वॉज हैपनिंग इन यूरोप। यूरोप में राइवलरी थी, आपस में पॉलिटिकल टेंशंस थे जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुआ। नाउ दिस वॉर वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। उस समय का सबसे ज्यादा डेडलीस्ट वॉर माना जाता था जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हो गया। Both soldiers and civilians participated in this war and there were number of casualties. Although the war started in Europe, it eventually spread to Asia and Africa. इन सारे continents तक ये war spread हो चुका था। These people were also involved in the war. Causes of the war क्या थे? सबसे पहला कारण था वो था नेशनलिज्म, दूसरा कारण था इंपीरियलिज्म, तीसरा कारण था आर्मामेंट रेस और चौथा कारण था डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू 2 groups. Now what is nationalism? Nationalism means love and pride towards one's nation. ये तो बहुत अच्छी चीज है, it's a very positive thing. But that was not the case in Europe during that time. Ideologically, people when they share the same history, language and culture, they feel united. So that is what nationalism is. Now, in the 19th century, nationalism became narrow and militant. That means very aggressive nationalism. You know, अपने देश को सुपीरियर मानना और दूसरे के देश को कम समझना, कुछ नहीं समझना और उनपे continuous attack करना to gain more territories, to make your country more powerful and more big. That is what it became in Europe during that time, and that is how they started defining nationalism. Aggressive nationalism में believe करने लगे, जहाँ पे वो अपने country को के interest को prioritize कर रहे थे। It eventually led to tension in Europe. Now, some countries they wanted to reclaim their lost territory on the name of nationalism. देशभक्ति के नाम पे जो कभी सालों पहले उनके हाथ से जो लैंड और टेरिटरीज निकल गए थे वो उनको वापस चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, France wanted Alsace and Lorraine from Germany back. Italy also was claiming Trentino and Trieste from Austria. बल्कान स्टेट्स जो थे वो अपने एक अलग बल्कान स्टेट बनाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, सर्बिया, द बल्कान्स दैट इज द मॉडर्न डे रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, all these countries they wanted a separate Balkan nation with the same ethnic groups. सो ये दिक्कत आ रही थी लोगों के साथ, कंट्रीज के साथ, एंड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कंपटीशन चल रहा था आपस में, विच इवेंचुअली वाज कंट्रीब्यूटिंग टू फियर, इनसिक्योरिटी एंड म्यूचुअल हॉस्टिलिटी अक्रॉस द यूरोप। पूरे देश में एक वेरी हॉस्टाइल माहौल बन गया था कि कभी भी कोई भी देश किसी देश को अटैक करके उनकी टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लेगा और फिर दे विल फील
प्राउड दैट वी आर फाइटिंग फॉर आवर नेशन। तो ये थी नेशनलिज्म, अग्रेसिव नेशनलिज्म। अब आते हैं इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म अकर्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग नेशन टेक्स ओवर वीकर वन। और करते क्या है, वो डोमिनेट करते हैं उस कमजोर देश को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड दे ऑल्सो इंटरफेयर इन देयर कल्चरल लाइफ। उसके बाद वो कॉलोनाइज करते हैं उस देश को। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया बिकेम अ कॉलोनी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। So they conquer nation, they make the colonies of in those nations, and they either rule themselves or they rule through a puppet government. For example, Great Britain, the crown, the queen was ruling through East India Company in India. So that वे दे हैड अ पपेट गवर्नमेंट इन इंडिया। अब करते क्या थे, एक्सप्लॉइट करते थे। इन जो वीक कंट्रीज थे इनको ये इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज एक्सप्लॉइट करती थी रॉ मटेरियल में, चीप लेबर में, नेचुरल रिसोर्सेज इनके इस्तेमाल करते थे, एग्रीकल्चरल लैंड एक्सप्लॉइट करते थे इनके, और ट्रेडिंग पोर्ट्स को इस्तेमाल करते थे। तो ऑल फॉर देयर ओन बेनिफिट, प्रॉफिट, दे वर एक्सप्लॉइटिंग दीज वीकर कंट्रीज, सेटिंग अप देयर colonies there. Now, by the end of the 19th century, England and France built a large colony in Asia and Africa. England obviously इंडिया में था, श्रीलंका में उनकी कॉलोनी थी, म्यांमार में थी, अफ्रीका में थी, इजिप्ट में थी, और कई सारे पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में भी इनकी कॉलोनीज थी। तो जो बाकी इंपीरियलिस्टिक कंट्रीज थी लाइक जर्मनी, इटली, रशिया, जापान, ये कैसे पीछे रहते इस होड़ में। इन्होंने भी सोचा कि भाई इफ वी डू नॉट सेट अप आवर कॉलोनीज देन वी विल स्टे बिहाइंड दीज कंट्रीज। सो दे ऑल्सो सॉट टू स्पैंड देयर influence in these underdeveloped regions of Asia and अफ्रीका। तो ये डेवलप्ड नहीं थे ये कंट्रीज एशिया और अफ्रीका के। यहाँ पे इन कंट्रीज ने अपनी पॉलिटिकल पावर्स को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इन कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज को स्टैब्लिश किया। अब आता है आर्मामेंट रेस, डिफेंस जो था उसको अपने बढ़ाना शुरू किया इन्होंने। नेशन स्टार्टेड इंक्रीजिंग आर्मामेंट प्रोडक्शन बढ़ा दिया आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का, एंड इट बिकेम अनफेवरेबल फॉर पीस। जितने ज़्यादा वॉर वेपन्स बनेंगे, दूसरी कंट्रीज इनसिक्योर होंगी, उनको लगेगा कि हमारे ऊपर कभी भी जब अटैक होगा या हो सकता है इन फ्यूचर, तो हमें भी अपने आप को सेव करने के लिए इन आर्मामेंट्स की रेस में बने रहना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ वेरी अनफेवरेबल कंडीशन वॉज क्रिएटेड। तो पीस का तो सवाल ही नहीं था, शांति बनी रहे इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट इंक्रीज, और जस्टिफिकेशन क्या दिया गया था कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हमारा जो डिफेंस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी कंट्रीज बना रही हैं तो फिर हम कैसे इस रेस में पीछे रह सकते हैं, इस आर्मामेंट रेस में। हुआ क्या, जर्मनी अक्वायर्ड कॉलोनीज इन अफ्रीका एंड पैसिफिक आइलैंड, और उस कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपने नेवल पावर को स्ट्रांग करना शुरू किया, उसको डेवलप करना शुरू किया, और सबसे मजबूत, सबसे बड़ा शिप उन्होंने बनाया इंपरेटर इन 1912। एंड ब्रिटेन ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल नेवल फोर्स था, उसने भी रिस्पॉन्ड किया जर्मनी के इस एक्शन को बाय लॉन्चिंग अ न्यू बैटलशिप लीडिंग टू नेवल राइवलरी विद जर्मनी। तो ब्रिटेन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था नेवी में, जब उसने जर्मनी को देखा कि उसने लार्जेस्ट शिप बना लिया है तो वो इनसिक्योरिटी ब्रिटेन को आई, और उन्होंने भी एक नया बैटलशिप लॉन्च कर दिया। तो ऑब्वियसली दुश्मनी तो बढ़ेगी, कौन बेहतर है, कौन ज्यादा स्ट्रांग है, इस रेस में ब्रिटेन और जर्मनी तो थे ही। फ्रांस भी पीछे नहीं हटा, फ्रांस ऑल्सो एंटर्ड द आर्म रेस फॉर इट्स सेफ्टी। उनको लगा भाई हम इनसिक्योर हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं तो कभी हम पे अटैक होगा तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, वी विल हैव टू मेक आवर ओन डिफेंस वेरी वेरी स्ट्रांग। नाउ द आर्म्स रेस क्रिएटेड एन एटमॉस्फियर ऑफ फियर, इनसिक्योरिटी, म्यूचुअल हेट्रेड क्रॉस यूरोप। दुश्मनी का ये कारण बन गई आपस में। नाउ द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ
all the major powers increased significantly in 1908, between 1908 to 1914. आर्मामेंट रेस के चक्कर में आपस में इन यूरोपियन कंट्रीज की दुश्मनी बढ़ गई. Division of Europe into two groups became one of the reasons for the First World War. Now, there were two types of states that were there in Europe. One was the single state and the other was the imperial state. सिंगल स्टेट में फ्रांस, हॉलैंड एंड जर्मनी आता है. दे शेयर द कॉमन लैंग्वेजेस एंड ट्रेडिशंस. वेयर एज इंपीरियल स्टेट में आता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर एंड रशियन एम्पायर, जहाँ के लोग बहुत ही कल्चरली और लैंग्वेज वाइज डाइवर्स थे. फॉर एग्जाम्पल, हंगेरियन, सर्ब्स, बॉस्नियन, क्रोएट्स, पोल्स, यूक्रेनियन, मंगोल्स एंड टर्क्स. तो इतनी डाइवर्सिटी थी इन लोगों में. अब एसोसिएशंस फॉर्म हो रहे थे, ग्रुप्स बन रहे थे. वन सच एसोसिएशन वॉज the Triple Alliance. Now, Germany, Austria, Hungary and Italy became one group, though Italy left the group during the First World War and it joined the other group. उससे पहले Dual Alliance फॉर्म हो चुकी थी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में in 1879. जो दूसरा ग्रुप था वो था ट्रिपल ऑन्टांटे, जो 1907 में फॉर्म हुआ, जिसके मेंबर्स थे रशिया, फ्रांस एंड Britain. Now, during the First World War, there were other countries who joined this group. They were Canada, Australia, Italy, Japan, United States. और ये बना Allied Powers. और जो दूसरा ग्रुप था Triple Alliance, वो बना सेंट्रल पावर्स. तो ये दो ग्रुप्स के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. तो ऑब्वियसली सिचुएशंस तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए बाय फॉर्मिंग दीज ग्रुप्स. जो दूसरा मेजर कारण है ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द बल्कान टेंशन. अब बल्कान टेंशन समझने के लिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि बल्कान रीजन कौन सा है, किस रीजन को हम बल्कान रीजन कहते हैं. ये मैप में हम देखेंगे द एरिया नियर इटली, दैट इज द पेनिनसुलर एरिया, बॉस्निया एंड हर्जिगोविना, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस एंड ऑटोमन एम्पायर. दे आर ऑल बल्कान रीजन्स और यहाँ के रहने वाले लोग को स्लैव्स कहते हैं. नाउ, मोस्ट पार्ट ऑफ दिस रीजन वॉज अंडर ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर उस समय वीक हो रहा था एंड ऑल दीज स्टेट्स वांटेड टू डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट. उनका ये मानना था कि हिस्ट्री में हम पहले भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट रह चुके हैं और हमें वापस से अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए. वी डू नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. नाउ, ऑस्ट्रिया हंगरी ने बॉस्निया और हर्जिगोविना को कॉन्कर कर लिया था. रशिया, जो कि एक लार्जेस्ट स्लैविक नेशन था, वांटेड टू प्रोटेक्ट Bosnia and Herzegovina because Serbia wanted that these few states should become a separate nation and they wanted to name it as South Slavs. और बाद में जाके ये युगोस्लाविया के नाम से जाना गया. नाउ, ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कर रही थी जर्मनी. जर्मनी ने बोला कि यस, यू गो एंड हैव अ वॉर अगेंस्ट सर्बिया और हम आपको सपोर्ट करेंगे. सो दिस काइंड ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन और few of the wars already had happened and that escalated into the World War I. तो ये situation create already हो चुकी थी World War I के लिए. Now let us understand through this caricature. ये बहुत अच्छा सा एक caricature उस समय का बनाया गया था. You can see that the Sultan of Ottoman Empire is trying to hold Turkey here and here Bulgaria is being separated and the Austro-Hungarian Empire Prince Frank Joseph is trying to take away Bosnia and Herzegovina. तो ये बहुत अच्छे कैरिकेचर के थ्रू ये दिखाया गया है कि what was the situation like during that time in Europe. Now, disintegration of Ottoman Empire, many Balkan nations began to break away from Ottoman control and they declared themselves independent. Now, all these European powers, they also had interest in the Balkan region. जितनी भी ये imperialistic country थी, जर्मनी हो गई, फ्रांस हो गई, ऑस्ट्रिया हो गई, इटली हो गई, ये सब के सब, ग्रेट ब्रिटेन हो गए, रशिया हो गए, सबको बल्कान रीजन में इंटरेस्ट था.
नाउ बल्कान रीजन में ऑस्ट्रिया एम्पायर जो था उसने बोस्निया और हर्जोगोविनिया को ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था, जिसकी वजह से सर्बिया काफी अपसेट था, क्योंकि सर्बिया का मन था कि वो इस सदर्न स्लैविक नेशंस का एक अलग स्टेट्स का एक अलग नेशन बनाए और उसको यूनाइटेड साउथ स्लैविक स्टेट का नाम दिया जाए। बट ये हो नहीं पाया क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगेरिया ने ऑलरेडी बोस्निया और हर्जोगोविनिया को कॉन्कर कर लिया था। Later on, what happened after the annexation of Bosnia Herzegovina by Austria, there was lot of tension. बहुत टेंशन हो गई थी these in the southern Slavic states. Russia thought that he should protect the Slavic nations because they were the largest Slavic nations. So Russia viewed itself as the protector of Balkan Slavs and advocated for resolving Bosnia-Herzegovina issue through an international conference. Now, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है आपको डरने की, यू वॉन्ट टू गो इन अ वॉर, प्लीज गो, वी आर देयर विथ you. Now this escalated tension in the Balkan region and series of war happened and that ultimately led to the First World War. तो ये थी बल्कान टेंशन which escalated into the First World War. Sarajevo crisis became the immediate cause for the First World War. Sarajevo कैपिटल होता है बोस्निया और हर्सोगोविनिया का, और उस शहर को विजिट करने आते हैं ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी, और उस जगह पे इन दोनों पति पत्नी का कत्ल कर दिया जाता है, असैसिनेशन कर दिया जाता है। अब असैसिनेशन को जो ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, दैट मीन्स प्लानिंग करते हैं, वो होती है एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम होता है ब्लैक हैंड, और ये सीक्रेट सोसाइटी सर्बिया से रन की जाती है। और इस असैसिनेशन का जिम्मा दिया जाता है एक 19 साल के बच्चे को जिसका नाम होता है गैव्रिलो प्रिंसेस। एम क्या होता है असैसिनेशन का? मकसद ये होता है उसके पीछे दैट दीज ग्रुप wanted a South Slav nation under the Serbian leadership, और वो टारगेट करते हैं the heir to the Austro-Hungarian Empire to give this message that we want our own Slavic nation and to set Bosnia and Herzegovina. तो ये जब किलिंग हो जाती है, जब असैसिनेशन हो जाता है, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया चुप नहीं बैठेगी। ऑस्ट्रिया गिव्स एन अल्टीमेटम टू सर्बिया एंड इट डिमांड्स 11 थिंग्स फ्रॉम इट। फर्स्ट डिमांड जो होती है वो होता है एक्सट्रेडिशन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जिसने भी ये असैसिनेशन प्लान किया है आप उसको ऑस्ट्रिया को सौंप दीजिए। अदर देन दैट बैन ऑल anti-Austrian publications and institutions. Also suppress all revolutionary activities that were going against the Austria. Now, Serbia accepted most of the demands but rejected those that threatened their sovereignty. Obviously उनको लगा कि अगर हम सारी डिमांड्स मानेंगे, उसमें से कुछ डिमांड्स ऐसी थी जिसमें कि उनकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट था। Serbia didn't accept the demand and Austria declared war on Serbia on July 18th, 1914. यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का। और ऑब्वियसली जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर किया तो जो रशिया था वो मेजर स्लैविक नेशन था और सर्बिया में भी बहुत सारे स्लैविक्स रह रहे थे, तो उन्होंने उसको सपोर्ट किया। रशिया सपोर्टेड सर्बिया। जब रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया, जर्मनी ऑस्ट्रिया को सपोर्ट कर रही थी और उसने भी वॉर डिक्लेयर कर दिया, पहले रशिया पे उसके बाद फ्रांस पे। तो इस तरह से वॉर आगे बढ़ा। नाउ जर्मनी की जो मिलिट्री प्लान्स थी उसमें एक प्लान था स्क्लीफन प्लान। स्क्लीफन प्लान जो था वो जनरल स्क्लीफन द्वारा बनाया गया था। आर्मी के वो जनरल थे जर्मनी में, और उन्होंने ये प्लान बनाया कि ऑब्वियसली बीच में जर्मनी है। इफ यू लुक एट द मैप
ये जर्मनी है और एक तरफ ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी इज रशिया एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी इज फ्रांस। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि वी विल फर्स्ट अटैक फ्रांस, रीजन बीइंग कि फ्रांस बहुत ही स्ट्रांग है। दे फाउंड फ्रांस स्ट्रॉन्गर देन रशिया, क्योंकि जापान ने रशिया को हरा दिया था, इसलिए उनका मानना था कि जर्मनी अपनी पूरी फोर्स फ्रांस पे लगा देगी, पहले फ्रांस को कब्जा करेगी और फिर वो रशिया पे अटैक करेगी। अब फ्रांस पे कब्जा करने के लिए उन्होंने बेल्जियम के थ्रू होके जाना बेहतर समझा। बेल्जियम जो कि न्यूट्रल कंट्री थी, वो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी और इस बात का जर्मनी ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। बेल्जियम को इन्वॉल्व किया वॉर में बाय यूजिंग इट्स लैंड। दिस वाज नॉट लाइक्ड बाय यूनाइटेड किंगडम सिंस ग्रेट ब्रिटेन हैड अ पैक्ट विथ बेल्जियम। तो उन्होंने बेल्जियम को सपोर्ट करने के लिए वो वॉर में उतरी एंड दैट इज हाउ द वॉर एस्केलेटेड। इस तरह से वॉर एस्केलेट हुई और other countries became part of the First World War. Now, if we look at the escalations of the war, there was a widespread conflict. Britain तो involve हो ही गया था, अब widespread conflict हो गया. Major European powers like Austria, Germany, Russia, France, Britain, अब टर्की भी आ चुका था, बुल्गारिया भी आ चुका था जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए और जापान आ गया था फ्रांस और रशिया और ग्रेट ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए। लेटर ऑन इट वाज जॉइंड बाय यूएसए आल्सो। तो ये हो गया था सारायेवो क्राइसिस, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एस्केलेट हुआ और 4 सालों तक चला। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है सारायेवो क्राइसिस पे और इस बार के स्पेसिमेन पेपर में भी एक क्वेश्चन है, दैट इज डिस्क्राइब द इंसिडेंट डिपिक्टेड इन द कार्टून। तो कार्टून में आपको दिस 19-year-old बॉय गैव्रिलो प्रिंसेप इज सीन शूटिंग द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया, दैट इज द आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड एंड हिज वाइफ सोफी। तो इस पूरे इंसिडेंट को आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज व्हाट सारायेवो क्राइसिस इज। अब इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। अ ट्रिक इज दैट 5W and 1H. What is 5W? 1W is why. Why it happened? The assassination aimed to unite the South Slavs under Serbian leadership and it was motivated by a nationalist sentiment against the Austro-Hungarian rule. Second W होगा what. What happened after the assassination? Of course, it triggered a series of events leading to the First World War. Now, where it happened? It happened in Sarajevo, the capital of Bosnia and Herzegovina. Now, when it happened? On June 28, 1914, it was the date of assassination. On July 23rd, 1914, Austria issued a ultimatum to Serbia, and when that ultimatum and the demands were not fulfilled, then Austria declared wars on Serbia on July 28, 1914. उसके बाद who were the one who were affected? Of course, Archduke Francis Ferdinand of Austria and his wife were the victim. Gavrilo Princip was the assassin, and Black Hand Secret Society was behind the assassination. Now, how it happened? 1H is how it happened. So, of course, the assassination was carried out by Gavrilo Princip using the firearm and with the support of the secret society called Black Hand, leading to Austria's declaration of war against Serbia, which escalated into wider conflict involving all the major European countries. तो ये बहुत अच्छा तरीका है आपको पूरा का पूरा सारायेवो क्राइसिस को लर्न करने का। 5 W's and 1H. So learn it. It will be easy for you this way. War खत्म होता है जर्मनी के हार से। Germany accepts its defeat and a treaty was signed between Germany and the Allied powers. It was called Treaty of Versailles. Territorial rearrangements होते हैं after the war and a League of Nations was formed after the war. Now, what was Treaty of Versailles? Treaty of Versailles was signed in Paris between the Allied powers and Germany on June 28, 1919. The key decision makers of the Treaty of Versailles were President of United States Woodrow Wilson, Prime Minister of Britain Lloyd George,
and Prime Minister of France, George Clemenceau. Now, Russia was not part of it because Russia was already involved in Bolshevik war and had left the World War in 1918. Germany was also not consulted with the terms and conditions. Now, Germany was found as the war culprit. Germany को responsible ठहराया गया for starting this war. Is it true? You have to decide. Was Germany the only country responsible for starting the war? कायदे से तो ऑस्ट्रिया रिस्पॉन्सिबल थी जिसने सर्बिया पे अटैक किया एंड रशिया शुड बी हेल्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल बिकॉज रशिया मोबिलाइज्ड हिज फोर्स टू हेल्प सर्बिया एंड देन जर्मनी एंटर्ड द वॉर टू हेल्प ऑस्ट्रिया. तो सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक सही है? बट यस, they found Germany to be responsible for causing the war. Now, Germany had to pay a $33 billion war reparation to the Allied powers. ये इतना बड़ा अमाउंट था कि अगर पूरा यूरोप भी उस वक्त चाहता तो ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता था वॉर के बाद. इसका एक ही मकसद था कि जर्मनी को आर्थिक तौर पे इतना तोड़ दो कि फ्यूचर में कभी वो वॉर करने की सोच ही ना सके. सो just not money restrictions or fine was laid on Germany, but military को भी उनके रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. 1 लाख से ज़्यादा वो सोल्जर्स नहीं रख सकते थे, 15,000 से ज़्यादा नेवी मैन नहीं हो सकते थे और 24 से ज़्यादा शिप्स नहीं हो सकते थे जर्मनी के पास. इससे ज़्यादा वो आर्मी रख नहीं सकते थे. एयरफोर्स एंड सबमरीन्स वर बैंड फॉर जर्मनी. दे वर कंप्लीटली बैंड. जर्मनी रख ही नहीं सकता था. अब जर्मनी का जो डिफेंस था वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था और ये सबने वर्ल्ड वॉर 1 में देख लिया था. उनको पता था कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे तो जर्मनी विल री इमर्ज एज मोर पावरफुल कंट्री. तो उसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दो, उसको इतना कमजोर कर दो कि आने वाले समय में जर्मनी कभी हिम्मत ना कर पाए वॉर करने की. जस्ट नॉट रिस्ट्रिक्शंस ऑन मिलिट्री एंड फाइन वाज लेविड. लॉस ऑफ टेरिटरी वाज आल्सो देयर फॉर जर्मनी. जर्मनी को अपने बहुत ही रिसोर्सफुल लैंड्स को अलाइड पावर्स को देना पड़ा, जैसे कि राइन लैंड. इट वाज अ वेरी फर्टाइल लैंड व्हिच वाज रिच इन मिनरल. जर्मनी हैड टू गिव इट टू द अलाइड पावर and they were controlling it for 15 years. Germany also had to return territories like Alsace-Lorraine to France, जिसको लेकर जर्मनी और फ्रांस में हमेशा लड़ाई होती थी और जर्मनी ने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रखा था. ये फ्रांस का एरिया था जो कि फ्रांस ने वापस लिया थ्रू ट्रीटी ऑफ वर्साइल. यूपेन एल Malmedy was given to Belgium and Schleswig was given to Denmark. सार वैली जो कि बहुत ही कोल्ड रिच रीजन था जर्मनी का, वो फ्रांस ने ले लिया फॉर 15 years एंड लीग ऑफ नेशन उसको गवर्न कर रहा था. Danzig was established as a free port under the Polish territory. Now, territories that were held by Germany were returned to Poland and other neighboring countries. तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल के ये जो लैंड रिस्ट्रिक्शंस थे वो थे. नाउ कुछ नए कंट्रीज निकल के आए आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज साइंड. बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, एस्टोनिया, लैटविया, ल्यूथेनिया वर डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन. जर्मनी को अपनी कॉलोनीज भी लूज करनी पड़ी. जो कॉलोनीज जर्मनी ने अफ्रीका, यूरोप और पैसिफिक एरिया में और चाइना में स्टैब्लिश की थी, उन रीजन्स से जर्मनी को पीछे हटना पड़ा. जो पैसिफिक रीजन और चाइना में जो कॉलोनीज थी वो जापान ले ली और बाकी अलाइड पावर्स ने आपस में बांट ली. इकोनॉमिक डिमांड्स क्या था? जर्मनी हैड टू हैंड ओवर इट्स मर्चेंट शिप टू अलाइड पावर्स एंड इट रिक्वायर्ड टू सप्लाई लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कोल टू फ्रांस, इटली एंड बेल्जियम फॉर अनदर 10 years. That was really harsh treaty that was signed by Germany with the allied powers. अब जर्मनी के जो लोग थे वो काफ़ी नाराज थे जर्मन लीडर्स से, क्योंकि उनको लगा कि वो वॉर जीत रहे हैं एंड इट वॉज totally not fair to accept such a humiliating treaty, जिसकी वजह से आगे जाके वर्ल्ड वॉर 2 का ट्रीटी ऑफ वर्साइल
कारण बनी। टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स कैसे हुए आफ्टर द वॉर? नाउ दीज रूलिंग डायनेस्टीज, इंपीरियल डायनेस्टीज जो ऑस्ट्रिया हंगरी में थी, रशिया में थी, जर्मनी में थी, दिट ऑल वर अबॉलिश्ड। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी एंड रोमनोव डायनेस्टी इन रशिया, इट वाज ऑल अबॉलिश्ड। ना ऑटोमन एम्पायर भी डिसॉल्व हो गया था और इंडिपेंडेंट स्टेट्स निकल के आए ऑटोमन एम्पायर से। न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स लाइक चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, ल्यूथेनिया came out of the Ottoman Empire. टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स में ऑस्ट्रिया हंगरी भी अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। देयर वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। जितने भी ये मोनार्कियल कंट्रीज थे, देयर वॉज एंड ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज इन यूरोप एंड इट पेव्ड वे फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। टेरिटोरियल रीएस्टोरेशन हुआ, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एल्सास लॉरेन वॉज रिटर्न टू फ्रांस and Schleswig-Holstein was returned to Denmark. This was the territorial rearrangement. Now the formation of the League of Nations. Purpose क्या था League of Nations को form करने का? To prevent future war. It was established to prevent future war after this devastating First World War. फाउंडिंग डेट्स एंड लोकेशंस क्या थी? जनवरी 10, 1920 को की स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर जो था वो जेनीवा स्विट्जरलैंड में था। जो इसके इनिशियल मेंबर्स थे वो 42 मेंबर नेशंस थे, इंक्लूडिंग द 4 परमानेंट मेंबर ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एंड Japan. Russia and Germany was not part of the League of Nations. Now excluding Germany and Soviet Union, Russia जो कि सोवियत यूनियन में कन्वर्ट हो गया था, initially they were excluded due to their perceived responsibility for the war. War responsible माना गया रशिया और जर्मनी को लीग ऑफ नेशन के द्वारा और इसलिए उनको परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया initially. Later on, of course, Germany became the permanent member in 1926, and by 1935, the League of Nations had 58 members. Now, it led to the rise of dictatorship. The emergence of dictatorship in Italy and Germany disrupted the global peace and weakened the League of नेशंस इफेक्टिवनेस। ऑब्वियसली लीग ऑफ नेशंस बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल इतनी हार्श थी ऑन जर्मनी दैट इट लेड टू द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड ऑफ कोर्स fascism in Italy. End of the League of Nations. League of Nations was officially dissolved on April 28, 1946. 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया और लीग ऑफ नेशन को का मकसद ही खत्म हो गया, टू प्रमोट एंड टू रिस्टोर पीस। 1946 में लीग ऑफ नेशन खत्म कर दिया गया। ये था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लीग ऑफ नेशन। नाउ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीग ऑफ नेशन। जो मेन ऑब्जेक्टिव था लीग ऑफ नेशन का वाज टू प्रिवेंट वॉर। एनी काइंड ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रिवेंटेड थ्रू लीग ऑफ नेशन। नो सीक्रेट alliances should be there. Limit of armaments. The members of the League of Nations was restricted from maintaining large armies, warship and destructive weapons. The League of Nations also ensured that these countries should respect the sovereignty of other nations, maintain world peace, and the League of Nations ensured social and humanitarian goals also, that is to promote fair labor condition, just treatment of the native population, prohibition of human and drug trafficking, regulation of arms trade, global health, protection of prisoners of war and minorities in Europe. तो ये सारे एम थे लीग ऑफ नेशन का। लीग ऑफ नेशन was not successful because it got dissolved in 1946 after the Second World War. So the aim to prevent the war was not successful. Now there is a question in your specimen paper that Germany had to go through a very harsh and humiliating treaty through the Treaty of Versailles. Give any 4 reasons to justify the statement. तो आप कोई भी 4 reason दे सकते हैं, and once these topics you cover up through these questions, your chapter will be ready for the exam. So go through the video, and if you have any doubt, just let me know in the comment section and I'll get back to you. Thank you everyone.